गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दी पोर्शन ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में टपकता है। एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, जीडी हो। तो ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, आपका एक नंबर पक्का होगा। तो आज हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे, बाकी भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। टुडे वी विल कवर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई थिंक आई नीड टू रिफिल दिस इंक, ब्लैक इंक। यहाँ हम लोग कवर करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स। फर्स्ट वन इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज पास्ड इन 1976, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस अगर किसी भी अमेंडमेंट में हुआ है, दैट्स बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और मेरा जो टेक्निक रहेगा बिल्कुल यूनिक एंड बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। एक रिवीजन कीजिए, एक गो में खत्म आपका काम। रिवीजन खत्म, यू विल गेट क्वेश्चन एंड यू विल मार्क द आंसर। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, यू विल बी एबल टू यूज एलिमिनेशन मेथड। तो फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, यही मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज टू एक्ट्स वी विल कवर टुडे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट अस स्टार्ट। So first things first, I think the camera might be shaking because the fan is switched on, so please bear with that. So 42nd Constitutional Amendment Act मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। 3 वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या थे वो 3 वर्ड्स, हम लोग देखेंगे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इसका एक निमोनिक मैं हमेशा याद रखता हूं ताकि मुझे ये तीनों वर्ड्स याद रहे। काफी बार पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया है, विच 3 वर्ड्स और विच वर्ड आपको दे देगा, पूछ लेगा प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, दैट विल बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। या फिर घुमा के पूछ लेगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से विच वर्ड वाज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों में से कोई एक दे देगा। सो यू मस्ट नो। निमोनिक में जो यूज करता हूं, दैट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, सिस। आजकल है ना, सिस्टर को सिस कहते हैं शॉर्ट में, ब्रदर को ब्रो। सो सिस्टर, सिस, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, तीनों वर्ड आपको आई थिंक इससे याद हो जाएगा। मैं तो यही मेथड यूज करता हूं। आफ्टर दिस another important thing which was done, that is tenure of Lok Sabha, tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies, state legislative assemblies जो है, टेन्योर क्या किया गया, 5 ईयर्स से इंक्रीज कर दिया गया टू 6 ईयर्स। 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया टेन्योर को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। जो आगे जाके हम लोग देखेंगे, फिर से 44th अमेंडमेंट से कम करके 6 से 5 ईयर्स कर दिया, लेकिन अभी के लिए 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स इसको कर दिया गया था। आफ्टर दिस 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर एडेड। 3 डीपीएसपी एडेड। ठीक है, ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों हम लोग माइंड मैप के फॉर्म में देखेंगे फिर से। दैट्स आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 39A पहले ऐड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A। तीन डीपीएसपी। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इफ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल, ये डीपीएसपी ऐड किए गए थे। आर्टिकल अगेन वी हैव अनदर डीपीएसपी एडेड, दैट वाज आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने देना होगा। सो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। इसके बाद स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पूरा जो टर्म है वो ये है, पूरा सेंटेंस। Another article was added which is related to the protection of wildlife environment, and that is article 48A. Another DPSP, protection of environment, protection of environment, forest, wildlife.
आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है। प्लीज नोट डाउन अलॉन्ग विथ मी इन योर नोटबुक। इस फॉर्म में कीजिएगा, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं, पूरा सेंटेंस या फिर आपका लूसेंट ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस ये फ्लो चार्ट माइंड में आप याद रखिए, आपका काम खत्म, 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। So Article 39 है, 43 है, 48 है, these three directive principles of state policies were added. Clear till now? I hope it is clear. If you are finding this video helpful and beneficial for your exams, please like this video, subscribe to the channel for more videos like this and share with your friends, those who are preparing for SSC exams, ताकि सबको इस वीडियो का फायदा मिल सके। After this, we have another important thing. 5 subjects were transferred. 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, मैंने, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए इसी चैनल में शेड्यूल्स वाला वीडियो, जिसमें मैंने तीनों लिस्ट अच्छे से समझाया है आपको। जिसमें से कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट्स उसमें रहते हैं, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक चेंजेस एंड पास लॉज ऑन दोज सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही लॉज पास कर सकते हैं। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए गए स्टेट लिस्ट से टू कॉन्करेंट लिस्ट। My handwriting is not perfect, I know, the space is little over here, so I don't have enough space. So state list से concurrent list में पास किया गया था 5 सब्जेक्ट्स को। कौन कौन से थे वो 5 सब्जेक्ट्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। First things first. First was the education, wildlife, protection of wildlife and birds, फॉरेस्ट्स। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए गए थे जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। ऐसे उठा के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ सकते हैं। वेट्स एंड मेजर्स एंड द 5th one was administration of justice, तो ये जो पूरा चीज है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डन हो जाएगा, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं एग्जाम में, प्लीज नोट दिस डाउन। तो इसका आगे अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा और, 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये भी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। इस पे आप जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में, ये भी इस पार्ट का हिस्सा है। सो आप नोट्स ऐसे बनाइए जो आपको एकदम माइंड में आपकी तरह यूज हो। तो जुडिशियल स्क्रूटनी क्रॉस मतलब जुडिशियल स्क्रूटनी इस पे नहीं कर सकते, ये भी पास किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। एंड द प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। सो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज नोट देम डाउन। और भी कुछ चेंजेस है छोटे मोटे जो किए गए थे, बट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम PYQs पोर्शन, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग देम विद यू ऑल, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। अब आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1978 में पास किया गया था। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेन्योर ऑफ लोकसभा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LS, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मैंने शॉर्ट में लिखा है SLA, ताकि आपको माइंड मैप्स के फॉर्म में याद हो। नोट्स ऐसे बड़े बड़े बना के फायदा नहीं, आप अपने नोट्स बेचने नहीं जाएंगे मार्केट में। आपको नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जो कि फास्ट हो, यू कैन कवर द सिलेबस फास्ट एंड यू कैन रिवाइज देम ऑल इन वन गो। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर फिर से क्या किया गया, रिड्यूस करके 6 ईयर्स टू 5 ईयर्स कर दिया गया, जो पहले था वही कर दिया गया। सो 5 ईयर्स हो गया फाइनल टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले क्या करता था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, दिस वाज अ फंडामेंटल राइट अर्लियर, बट आफ्टर दिस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, फंडामेंटल राइट पे लग गया काटा। दिस इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, नॉट एनी मोर अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं लगा। इसके बाद क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कर दिया गया, दिस वाज मेड अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर, इट बिकेम अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल
300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन काफी बार आया है ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। सो राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट बाय व्हिच अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट। एंड वेयर इट वाज एडेड? आर्टिकल 300A। सो राइट टू property was made a legal right. Now we will move on to one more thing. Another thing was right guaranteed by 20 and 21 could not be suspended during a national emergency. So article 20 और 21 में जो rights दिए गए हैं 20 and 21 important, I think I should refill the reading once again. So article 20 और 21 जो है उन दोनों को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। could not be suspended during national emergency, could not be suspended during national emergency. आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ऐसे मेथड में आई डोंट थिंक आपने पहले कभी अप्रोच किया होगा सब्जेक्ट को। इस मेथड में अगर आप पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए आसान बन जाएगा, बिकॉज दिस इज द टेक्निक टू अप्रोच एनी सब्जेक्ट, जो कि आप ज्यादा दिन तक रिटेन भी कर पाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और कुछ और 2-3 पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें बहुत ज्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सो एक टर्म आता है नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी के अंडर में कब डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें से एक प्रोविजन ये भी था जबकि देयर इज एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये वर्ड मेंशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर रहता है कभी भी, सो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, बट दिस पावर वाज नॉट प्रॉपर्ली यूज्ड अर्लियर। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसमें चेंजेस करके वर्ड जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। सो नेशनल इमरजेंसी वाज वर्ड changed from internal disturbance, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के कारण नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट अगर आर्म्ड रेबेलियन हुआ देन नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले वर्ड था ये इंटरनल डिस्टर्बेंस, इससे चेंज करके टू आर्म्ड रेबेलियन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है एसएससी एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन एडेड अंडर द नेशनल प्रोविजन इमरजेंसी? सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको चेंज करके कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन नेशनल इमरजेंसी के अंडर में। दैट वाज आल्सो डन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बताने थे। इससे बाहर क्वेश्चन कभी पीवाईक्यू में ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। अब यूपीएससी लेवल तक तो कवर नहीं करेंगे, अगर एसएससी लेवल तक अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आई कैन एश्योर यू दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स so that I get more motivation to make more helpful videos for you all, and make sure to subscribe to this channel. All the best for your exams.